आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। और उसी के साथ आज हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट करंट का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा फैसला जिस पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया, अपना एक वर्डिक्ट दिया, जिसमें राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो के ऊपर एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मामला रिलेटेड है तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, और जब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर, जो उनकी वीटो पावर्स है, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज करे, और यहाँ तक कि कुछ टाइमलाइंस जो हैं उनको भी डिफाइन करा गया। तो आज हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बने रहिएगा। बहुत कुछ जानेंगे आप इस वीडियो के मीडियम से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन उससे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी 2026 के या फिर यूकेपीएससी के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल मस्त और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर, बिल्कुल इंक्लूसिव एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच अगर आप चाहते हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक का कंप्लीट थरो बैच, जिसके अंदर हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक एग्जॉस्टिव मैनर में तैयारी होगी। हमारे न्यू बैचेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, सो आप हमारे साथ इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच की अगर हम लोग बात करें सो ये दोनों ही लाइव और ऑफलाइन मोड, दोनों मोड में आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। साथ ही साथ दिस इज़ अ क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्स विच वी आर लॉन्चिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। रेगुलर असेसमेंट होता है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू राउंड की प्रिपरेशन भी आपको शुरुआती दौर से ही शुरू करवाई जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें, हम यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए एक क्यूरेटेड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम को भी क्रिएट करते हैं, जो हर एक बच्चे की नेसेसिटी के हिसाब से कस्टमाइज करा जाता है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ और देखते हैं ज़रा कि क्या मुद्दा है, उसके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं। तो मामला क्या है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के ऊपर ये कहा कि जो भी बिल्स लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास होकर गवर्नर के पास जाते हैं, और गवर्नर अगर उन बिल्स को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास एक समय सीमा होनी चाहिए जिस सीमा के अंदर उनको उन पर्टिकुलर बिल्स को पास करना चाहिए। ये किसका मानना है? ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है मामला, एक बार ज़रा हम इसे देख लेते हैं। चलिए, सो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट लर्निंग के हिसाब से हम ये देखते हैं यहाँ पे कि वो कहना चाहते हैं कि जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने कुछ 10 काइंड्स ऑफ बिल्स हैं जिनको उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली से पास किया था, और वो बिल्स जो हैं वो पेंडिंग है गवर्नर के पास, और गवर्नर ने अभी तक उसके ऊपर अपना कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है तो वो बिल गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर की असेंट के बाद ही वो कानून बन सकता है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने ये पिटिशन डाली, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट इसके ऊपर देना शुरू किया है। तो क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुद्दा स्टेट के गवर्नर के द्वारा, रिजर्व किया जाता है आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट के अंदर, एक टाइम बाउंडेशन के अंदर वो पर्टिकुलर बिल को पास होना ज़रूरी है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई जजमेंट दे रहा है तो इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर स्टेट के रिलेशंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, गवर्नर के रोल को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा इंडिया का फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको भी ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
आर्टिकल 200 और 201 के तहत जो गवर्नर की पावर्स के बारे में बात करता है, वो बोलता है कि कोई भी बिल जो स्टेट असेंबली के द्वारा पास करा जाता है, उस कंडीशन में गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जैसे ही गवर्नर के पास बिल आए वो उस बिल पे अपनी असेंट दे दे। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को विदहोल्ड कर ले। तीसरा ऑप्शन होता है कि जब उसे लगे कि भाई ये कोई ऐसा पर्टिकुलर बिल है जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट लेकर आ सकता है, तो उस पर्टिकुलर बिल को मुझे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। तो गवर्नर उस कंडीशन में उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी कर सकता है। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन ज़रूर है कि जब रिकंसिडरेशन के बाद वो बिल गवर्नर के पास वापस आएगा तो गवर्नर को विद इन अ पीरियड उसको अपनी असेंट देनी ज़रूरी होगी। वो मना नहीं कर सकते उसे अपनी असेंट देने से, तो वो पीरियड पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको अपनी असेंट देना ज़रूरी होगा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस थर्ड प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई बिल रिजर्व करा जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए, तो यहाँ पर वो डिले क्यों हो रहा है। और यही बात जो है वो तमिलनाडु की सरकार भी यहाँ पे कर रही है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो इस मैटर को लेकर कोर्ट में गई है। तो यहाँ पर 201 के हिसाब से कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, और अक्सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस है जहाँ पे कोई एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से सरकार का ये भी मानना है कि बहुत सारे प्रोलॉन्ग डिलेज होते हैं। जो इफेक्टिवली टाइमली मैनर पे काम हो जाना चाहिए था वो नहीं होता है, और कहीं ना कहीं गवर्नर अपनी उस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस जो है वो बिल्स को डिले करती है और ग्राउंड वर्क प्रोग्रेसिवली नहीं हो पाता है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट इसने इस पे अपनी रूलिंग क्या दी है। तो ये केस जो है वो ट्रिगर हुआ जब तमिलनाडु की सरकार ने गवर्नर के असेंट देने पर कंटिन्यूसली इस बारे में बात करी, लेकिन जब गवर्नर ने उस पर असेंट नहीं दिया तो वो इस पिटिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि हमने कुछ 10 बिल्स हैं जिसको स्टेट लेजिस्लेचर से पास किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गवर्नर ने उसे अप्रूव नहीं दिया है। तो की रूलिंग्स के अंदर सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट की है वो क्या है कि भाई यहाँ पर हम लोग 3 महीने का डेडलाइन देंगे। सिर्फ गवर्नर नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करा गया है उसमें हम लोग 3 मंथ्स का डेडलाइन बेसिकली प्रोवाइड करवाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आर्टिकल 201 जो ये कहता है कि भाई जो गवर्नर ने रिजर्व करा है बिल प्रेसिडेंट के लिए 3 महीने के अंदर अंदर उसमें कोई एक्शन हो जाना चाहिए, या तो उसमें असेंट मिल जानी चाहिए या फिर उसे विदहोल्ड कर दीजिए या फिर गवर्नर उसे डायरेक्ट कर दे दोबारा से लेजिस्लेचर के तरफ। और जब वो रीडायरेक्शन के बाद वापस आएगा तो फिर उसके बाद उसे अप्रूव करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर कोर्ट के थ्रू ये बोला गया कि 3 महीने की डेडलाइन आप दीजिए, 3 महीने में अप्रूव होना चाहिए। गवर्नर कैन नॉट डिले इट फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नर किसी भी बिल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए जब तक चाहे, जब मर्जी तक चाहे, तब तक उसे डिले नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि ये गवर्नर्स के पार्ट पे इलीगल होगा किसी भी बिल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए होल्ड करना, और गवर्नर को जैसे ही वो बिल मिलता है एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको अप्रूव करना ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कि गवर्नर नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन भी रूलिंग पार्टी को प्रोवाइड करना गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाएगी। तीसरी रूलिंग के अगर अंदर हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंशियल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये बात एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो भी प्रेसिडेंट एक्शन ले रहे हैं और अगर वो डिले कर रहे हैं किसी भी बिल को पास होने में जो उनके पास रिजर्व होकर आया है और वो डिले कर रहे हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, और साथ ही साथ गवर्नर को उस डिले की एक्सप्लेनेशन, प्रेसिडेंट को उस डिले की एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। तो जैसे देखिए आप जानते हैं ना कि आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसके एडवाइस पे काम करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करता है। ठीक है ना, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया कोई भी एक्शन, इनएक्शन चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर प्रेसिडेंशियल एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काउंटर किया है। तो ये है, अभी तमिलनाडु में सरकार है आपकी स्टालिन की, तो स्टालिन की सरकार और वहाँ के जो मौजूदा गवर्नर हैं उनके बीच में ये जो क्लैशेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरीके के बिल को असेंट नहीं दे रहे हैं, उसे विदहोल्ड कर रहे हैं, तो रीजंस बताना ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है और चेक एंड बैलेंस भी रखे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की भी जवाबदेही बन जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो क्या टाइमलाइंस है, एक बार इससे पहले भी देखिए यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस के बारे में, गवर्नर के एक्शन के टाइमलाइंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बातचीत करी है। क्या है वो, देखिए अगर कोई भी
बिल गवर्नर के पास आता है तो उसके ऊपर उसे अपना असेंट देना पड़ेगा, या फिर अगर वो रिजर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए वो भी करा जाएगा, लेकिन विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम रिसीविंग द बिल, 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को ही एक्शन लेना पड़ेगा, या तो असेंट दे दे या फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे जो बिल उसे लगता है कि भाई ये बिल पर्टिकुलर सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा एक्शन क्या है, अगर उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा है और वो बिल वापस जब प्रेसिडेंट गवर्नर के पास आ जाता है रिकंसिडर होकर, तो फिर गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 3 महीने के अंदर अंदर उसे अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा, और जब वो असेंबली से दोबारा पास होकर आ जाएगा तो फिर उसे 1 महीने के अंदर उसको अपना असेंट देना ही पड़ेगा। तो अगर आप एक्शंस देखेंगे तो बहुत ही क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर के पास ये एक्शंस हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं कि कोई बिल आया उस पर या तो वो अपना असेंट दे दे, नहीं तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे 1 महीने के अंदर। दूसरा प्रोविजन कि अगर बिल को रिटर्न करना है तो 3 महीने में रिटर्न कर दे, और जब बिल दोबारा से असेंबली से पास होकर आएगा तो उसके ऊपर अपना असेंट 1 महीने के अंदर अंदर देना ज़रूरी है। सो कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम्स रखे हैं, और इससे वो ये कहना चाहता है कि किसी भी तरीके की डिलेज नहीं होने चाहिए, और यहाँ तक कि गवर्नर भी उसके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए, हर एक बिल के लिए उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या हमारे लिए ये रूलिंग मैटर करती है? जी बिल्कुल मैटर करती है। जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये बात रखी गई है वो किस तरीके से मैटर करेगी? सबसे पहली बात, इट विल कर्टेल द आर्बिटरी यूज ऑफ पावर, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा डिलेज होते हैं, अनड्यू डिस्क्रिशन रहती है गवर्नर की या प्रेसिडेंट की, क्योंकि उनसे कोई जवाब नहीं पूछ रहे हैं, कोई मांग नहीं रखी जा रही है। सो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि हाँ, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं या जो अनड्यू डिस्क्रिशन है उसको ये एंड करेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ये बहुत जल्दी स्पीड अप करेगा, ये श्योर करेगा कि जो डिसीजंस हैं वो क्विकली हो और उनका ग्राउंड लेवल पर उन बिल्स का लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए, और डेमोक्रेसी को भी अपहोल्ड करके रखेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के जो डेमोक्रेटिक मैंडेट्स हैं वो उसको भी कंप्लीटली रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट केस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म जो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है। चलिए, दूसरा अगर हम लोग देखें कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है, वो है ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन अप करने के ऊपर काम करता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऑपोजिशन पार्टी, जो ऑपोजिशन जैसे स्टेट हैं, जो सेंटर में गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई ऑपोजिशन की सरकार है, वो कई बार इस बारे में बात करते हैं कि गवर्नर को एज अ मीन्स इस्तेमाल किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिले और डिरेल द लेजिस्लेशन। तो ये उसको भी एड्रेस करेगा। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट है, ये उस जजमेंट को भी रीइंफोर्स करने के ऊपर काम करेगा। Parallelly, it is going to safeguard the autonomy of the states against the undue interference. तो undue जो interference है, जो required नहीं है और जिस तरीके का interference हो रहा है, उससे भी इसको protect करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। Future disputes जो हो सकते हैं, ये ruling सभी states के ऊपर अगर applicable हो जाती है तो यूनियन और स्टेट दोनों लेवल के ऊपर एक तरीके का प्रेसिडेंट क्रिएट करेगी, और बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्रिएट करेगी कि भाई अगर कोई बिल आया है तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। पैरेलली ये क्लियर टाइम बॉन्ड प्रोसेस होगी एक स्टेट बिल के एक्शंस के ऊपर, एंड साथ ही साथ इन्फोर्स करी जाएगी बाय द कोर्ट्स, जिसको फिर डिनाई करना मुश्किल है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ऐसा केस सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, केरला में भी बहुत बार ऐसे डिस्प्यूट्स जो है वो राइज हो चुके हैं, जहाँ पर उन सरकार का, स्टेट की सरकार का ये मानना है कि देयर इज़ अ कंटिन्यूड डिस्प्यूट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर। तो तमिलनाडु ने बोला कि भैया हम लोगों ने 10 तरीके के बिल्स थे जिनको हम लोगों ने पास किया था, लेकिन क्योंकि गवर्नर ने उसको अप्रूव नहीं करा, तो वहाँ की जो सरकार है, स्टालिन की जो सरकार है, उस सरकार ने बिना गवर्नर के अप्रूवल के ही उसको पास करा दिया। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स थे, लोकल गवर्नेंस पे कुछ रिफॉर्म्स थे, उनके ऊपर इन लोगों ने बिना गवर्नर के अप्रूवल के उसको पास करवा दिया। सिमिलर डिलेज जो है वो गवर्नर के थ्रू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केरला में भी अराइज हो चुकी है। तो ये जो जजमेंट हमारे पास इस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है, ये सेंटर को भी कंपेल कर सकता है कि अगर कोई भी बिल गवर्नर के थ्रू रिजर्व करा गया है, वो पेंडिंग है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसे आप पेंडिंग नहीं रख सकते, उसके ऊपर प्रेसिडेंट को भी एक टाइम बाउंड के अंदर अपना डिसीजन, अपना वर्डिक्ट देना पड़ेगा। ओके, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तमिलनाडु की जो यूनिवर्सिटी बिल्स हैं, जो लॉज हैं, वो बिना प्रेसिडेंट और गवर्नर के सिग्नेचर के ही वहाँ की सरकार ने इसको बेसिकली अप्रूव करवा दिया। बहरहाल अगर पिटिशन डाली थी तो थोड़ा समय शायद सरकार को भी इस समय रुकना चाहिए था, क्योंकि अब कोर्ट भी कह रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट को या गवर्नर को अप्रूवल देना पड़ेगा। सो उस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा सरकार को भी रुकना हो सकता था कि वो रुक सके इस समय, बट बहरहाल सरकार को जो उस समय सही लगा उन्होंने वो चीज़ का डिसीजन लिया यहाँ पे।
सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो दिस रिफ्लेक्ट्स द लीगल एनफोर्समेंट ऑफ द कोर्ट डायरेक्टिव एंड स्ट्रेंथन्स द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को इन्हांस करता है, साथ ही साथ कोर्ट के डायरेक्टर्स को मानना भी सबके लिए मैंडेटरी, मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर को वो टाइम बाउंड मैनर पे उसको मानना ज़रूरी हो सकता है। फर्दर प्रोसीडिंग्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और फर्दर क्या होगा गवर्नमेंट कोर्ट के इस ऑर्डर्स के साथ, क्या ये कंडीशन एक्चुअली में होगी, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। देखिए क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होने के तो चांसेस हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप को ये इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम लोग लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ से देखें तो हर एक एस्पेक्ट में कुछ इसके सपोर्टर्स होते हैं और कुछ इसके क्रिटिक्स भी होते हैं। सो यहाँ पर जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये काम करा जाएगा तो डेफिनेटली ये अफेक्टिव होगा, ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन को इन डेप्थ जो है वो पढ़ा गया है और उसको एक्सप्रेस किया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिटिक्स में हैं और वो ये भी बात बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनक्रोचमेंट है किसके ऊपर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ में आना ही नहीं चाहिए था और ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है जो सुप्रीम कोर्ट को डील नहीं करने चाहिए थे। तो पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस के हिसाब से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर ये टाइम मैनर पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं बिल्स तो ये वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और जो डिस्क्रिशन दी गई है उसका अब्यूज़, उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई व्यू पॉइंट दे रहे होंगे यहाँ पे आपके आंसर्स के अंदर भी, और आपके पास अगर एक बैलेंस्ड आंसर आपको देना है तो वहाँ पर आपको प्रोज और कॉन्स दोनों ही रखने पड़ेंगे। और बहरहाल इस तरीके के केसेस के अंदर क्रिटिक्स और सपोर्टर्स दोनों ही होते हैं। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये वैक्यूम क्रिएट करेगा अगर बिल टाइमली नहीं बनता, सपोर्टर्स का ये मानना है कि ये बिल जो है अगर वो टाइमली मैनर पे क्रिएट हो जाता है और अगर इसका टाइम बाउंड मैनर में ही प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है तो इट इज़ गोइंग टू बी द गुड थिंग। बट क्रिटिक्स मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनक्रोचमेंट है हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं जिससे आप इस मुद्दे को समझ सकें। आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के अंदर मेंस में और साथ ही साथ आपके प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स पे अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाते हैं। सो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको हमारा ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ऐसे कंटेंट लेकर आते रहें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से बनाए रखें। और अगर हाँ ध्यान रखिएगा अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्सेज के बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे नंबर से मिल जाएगी। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some new content and the important informational content for you. All the very best. Thank you so much.